तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। तो ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी का मतलब है किसी भी ट्रॉमा की वजह से अगर ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। एंड ये जो टीबीआई है, ना ही तो ये डिजेनरेटिव है और ना ही तो ये कंजेनाइटल है, बट इट इज़ कॉज बाय एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स। ये किसी भी एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स की वजह से हो सकता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रिजल्ट इन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें क्या हो जाता है, जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अल्टर हो जाता है। ठीक है, और ये जैसे मैंने बोला कि एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स जैसे पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, ठीक है, पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स अगर डीप पेनिट्रेट कर रहे हैं ब्रेन पे तो उसको भी हम ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और फिजिकल फंक्शनिंग। और ये क्या करता है, इम्पेयरमेंट कर देता है किसकी, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जैसे जजमेंट, लर्निंग, रिमेंबरिंग, रीजनिंग। ठीक है, और फिजिकल फंक्शनिंग जैसे हमारा मसल परफॉर्मेंस होगी, बैलेंस हो गया, पोस्चर हो गया। ठीक है, उसको भी क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। जो इम्पेयरमेंट है वो टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। अगर टेम्परेरी है तो पार्शियल लॉस भी कर सकती है, अगर परमानेंट है तो टोटल फंक्शनिंग डिसेबिलिटी पेशेंट को हो सकती है। अब क्या है, जो टीबीआई है वो माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया है ब्रेन पे, तो उससे सीवियर कंडीशन भी हो सकती है पेशेंट की। अब माइल्ड में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसमें क्या होगा, ब्रीफ चेंज इन मेंटल स्टेटस और कॉन्शियसनेस। और सीवियर में क्या होगा, सीवियर में होगा जो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा और एमनीजिया होगा आफ्टर इंजरी। एमनीजिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी आफ्टर इंजरी। अब आती है इसकी क्लासिफिकेशन, जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहला आता है स्कैल्प इंजरी। स्कैल्प इंजरी जो है हमारे सबसे बाहरी वाली जो परत होती है हमारे, ठीक है। तो जो स्कैल्प है, अगर जो स्कैल्प है वो कंटेन ब्लड वेसल्स, एनी स्कैल्प इंजरी रिजल्ट टू ब्लीड। आपने नॉर्मली देखा होगा अगर सर में थोड़ी सी चोट लग जाती है तो वहाँ से जो है ब्लड जो है निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं स्कैल्प इंजरी। आगे आता है स्कल इंजरी। स्कल इंजरी किसी भी अगर हमारा जो हेड है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसमें जो है हमारे जो क्रेनियम है, जो हमारे स्कल का जो बोन है, उसका भी फ्रैक्चर हो सकता है। अगर फ्रैक्चर सीवियर कंडीशन में है तो वो ब्रेन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। आगे आता है ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी जो है दो टाइप की होती है, ओपन और क्लोज। ठीक है, जो ओपन और क्लोज है, ओपन में सबसे पहले क्या आता है कि ओपन का मतलब क्या आता है कि अगर जब हमारा ब्रेन पूरा खुल जाएगा, मतलब खुल जाएगा मतलब है कि जब हमारे कोई भी पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है डीप पेनिट्रेट करेगा हमारे ब्रेन पे, जैसे हमारा गन शॉट इंजरी हो गया, किसी नाइफ की वजह से, जो है किसी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से, जैसे नाइफ हो गया, ठीक है, डीप पेनिट्रेट करेगा ब्रेन पे, तो उसको हम बोलेंगे ओपन टाइप ऑफ इंजरी। इसमें ब्लीडिंग भी होगी पेशेंट को, ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग होगी पेशेंट को, तो ये होगी हमारी ओपन टाइप ऑफ इंजरी। ठीक है, आगे आता है हमारा क्लोज टाइप ऑफ इंजरी। जो क्लोज टाइप ऑफ इंजरी है, इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ इंजरी व्हेन देयर इज अ इम्पैक्ट टू द हेड बट द स्कल डज नॉट फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे किसके ऊपर, हेड के ऊपर, लेकिन जो हमारा अंदर स्कल है, जो हमारा स्कल है, उस वो फ्रैक्चर नहीं होता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, हमारे ब्रेन पे पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज टाइप ऑफ इंजरी। अगर हम पूछें कि क्लोज में से और ओपन में से सबसे डेंजरस और सबसे सीवियर कौन सा है, तो वो हमारा क्लोज टाइप ऑफ इंजरी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर, इसको बोलते हैं गुम चोट। ठीक है, यानी कि गुम चोट मतलब अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है हमारे ब्रेन पे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप ऑफ इंजरी। अब इसके आगे टाइप्स होते हैं, जैसे कंकशन। अब कंकशन जो है उसमें क्या होता है, कंकशन इज डिफाइंड एज मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रिफ्लेक्सेस। ठीक है, और उसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस भी चल जाती है और साथ में रिफ्लेक्सेस भी चले जाते हैं पेशेंट के। अब सिम्टम क्या क्या दिखेंगे हमें, सबसे पहले दिखेगा डिजीनेस हो सकती है पेशेंट को, डिसओरिएंटेशन हो सकता है पेशेंट को, ब्लड विजन हो सकता है, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, और अल्टर्ड इन स्लीप पैटर्न हो सकता है, नोजिया, हेडेक एंड लॉस ऑफ बैलेंस। ये जो है सिम्टम हमें कंकशन में देखने को मिलते हैं। अब जो कंकशन है वो होता कैसे, ठीक है, जो कंकशन है इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता है, यानी कि ब्रेन के किसी भी स्ट्रक्चर को मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ क्या होता है, जो हमारे ब्रेन टिश्यू है उसमें उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, शेयरिंग फोर्सेस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, शेयरिंग फोर्सेस की वजह से क्या होगा, शेयरिंग फोर्सेस की वजह से जो सिनेप्सिस है, जो सिग्नल को लेके जा रही है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो है कंकशन जो है किसी भी वॉलेट शेकिंग की वजह से हो सकता है, जैसे वॉलेट शेकिंग ऑफ हेड की वजह से, और वी प्लस टाइप ऑफ इंजरी की वजह से। वी प्लस तो वो ये कि अगर किसी ने सडनली ब्रेक मारी कार को,
तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हाइपर एक्सटेंशन होगा, फिर फ्लेक्शन होगा, हाइपर फ्लेक्शन। तो उस कंडीशन में जो है हमें कंकर्शन देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, हमारे सिनेप्सिस में डिस्टर्बेंस आ जाती है, सिग्नल का ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं हो पाता है। और ये किसकी वजह से होता है, हमारे शेयरिंग फोर्सेज जो हमारे ब्रेन टिश्यू में लगते हैं, तो उसकी वजह से जो सिनेप्सिस है उसमें डिस्टर्बेंस आता है, तो इसको हम कंकर्शन बोलते हैं। और क्या आता है हमारा कंट्यूजन। जो कंट्यूजन है वो सेकंड सब टाइप है हमारे क्लोज टाइप ऑफ इंजरी का। अब इसमें क्या होता है, इन कंट्यूजन में क्या होता है, ब्रूजिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रेन एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। अब ब्रूजिंग तो आपको पता है कि क्या होती है, जब हमारे जो स्मॉल ब्लड वेसल होती है जो उसमें रप्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है एक ही जगह पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रूजिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि स्मॉल ब्लड वेसल ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रेन हेमरेज कैन लीड टू दिस कंडीशन। अब जो कंट्यूजन है दैट अकर सेम साइड ऑफ द ब्रेन एज इम्पैक्ट कॉल्ड कूप लीजन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कूप लीजन क्या होता है। क्या हुआ, किसी कोई भी पर्सन है, अब उसका जो हेड है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट किया किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब जो ब्रूजिंग है उसको उसी सेम साइड पे हुई जहाँ पे उसका इम्पैक्ट हुआ, तो उसको हम बोलते हैं कूप लीजन। अब दूसरी अपोजिट साइड क्या होगा, अब अपोजिट कंडीशन क्या होगी, काउंटर कूप लीजन, यानी कि उसको इम्पैक्ट तो डायरेक्ट कहाँ हुआ, हेड पे हुआ, लेकिन जो ब्रूजिंग है वो अपोजिट साइड हुई, अपोजिट साइड मतलब बैक साइड हुई, बैक साइड ऑफ द हेड पे हुई, तो उसको हम बोलेंगे काउंटर कूप लीजन, ठीक है। आगे आता है हमारे पास डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। अब डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी जो है किसकी वजह से होता है, एक्सेलरेशन फोर्सेस, डिक्लरेशन एंड रोटेशन फोर्सेस की वजह से जो है DAI होता है, विच इज ड्यू टू वाइड स्प्रेड शेयरिंग एंड रिट्रैक्शन ऑफ डैमेज एक्सोन। एक्सोनल चेंजेस लीड टू सेपरेशन फ्रॉम जोमा। अब क्या होता है कि इसमें शेयरिंग फोर्सेस, ये भी शेयरिंग फोर्सेस की वजह से ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे जो एक्सोन्स है, एक्सोन जो हमारे सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं इन न्यूरॉन्स, ठीक है, तो उसका जो क्या है हमारा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे कॉर्पस कैलोसम भी इन्वॉल्व हो सकता है, बेसल गैंग्लिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम भी इन्वॉल्व हो सकता है। आगे आता है हमारे पास हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंजरी। हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंजरी का मतलब देखो, हाइपोक्सिक क्या होगा, ऑक्सीजन का, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इस्चेमिक वो एरिया जो है इस्चेमिक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंजरी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो टू ब्रेन टिश्यू कॉज बाय सिस्टमिक हाइपोटेंशन या एनोक्सिया और डैमेज टू द स्पेसिफिक वेस्कुलर टेरिटरीज ऑफ द ब्रेन। अब क्या होगा कि किसी भी अगर इम्पैक्ट पड़ा डायरेक्ट ब्रेन पे, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ा, अब क्या होगा कि जो वहाँ पे ब्लड वेसल है उनको क्या हो जाएगा, रप्चर होना शुरू हो जाएगा। अब रप्चर हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रेन है उसको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टमिक हाइपोटेंशन या एनोक्सिया पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है कॉग्निटिव फंक्शनिंग और जो है कॉग्निटिव फंक्शनिंग भी पेशेंट की जो है वो लॉस हो सकती है, ठीक है। आगे आता है हमारा इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल फ्रैक्चर। अब इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंजरी की वजह से क्या होगा, अब ब्लड जो है अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है हमारे कहाँ तक, ब्रेन तक, और उसकी वजह से जो क्या आता है, जो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो क्या बढ़ जाता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग और ब्रेन फ्लूइड डायनामिक कैन लीड टू इंट्राक्रैनियल प्रेशर एज स्कल इज रिजिड स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से स्कल जो है वो बहुत ही रिजिड बन जाता है, ठीक है, बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। हेमाटोमा आल्सो लीड टू रेज ICP, ठीक है, हेमाटोमा हो सकता है इंक्रीज ICP की वजह से, इंक्रीज ठीक है, समझ में आया। अब आता है हमारे पास लॉक्ड इन सिंड्रोम। अब लॉक्ड इन सिंड्रोम क्या होता है, लॉक्ड इन सिंड्रोम का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉक्ड इन सिंड्रोम का मतलब है लीड्स टू कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ ऑल वॉलंटरी मसल्स एक्सेप्ट दोज दैट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ आई। अब क्या होता है, हमारी जितनी भी मसल्स होती हैं, जो भी हमारी वॉलंटरी कंट्रोल, जो भी हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं, उसमें क्या होता है, वो पैरालिसिस हो जाती है एज कंपेयर टू हमारी किसकी, जो हमारी आइज़ की मसल है, सिर्फ वही जो है हमारी रहती है, मतलब जो हमारी आई की मूवमेंट है वो हो पाती है, लेकिन जो हमारी पूरी बॉडी है वो क्या हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है। जो भी जितनी भी वॉलंटरी मसल है वो सब पैरालिसिस में चल जाएगी एक्सेप्ट आई मसल्स। इंडिविजुअल रिमेन कॉन्शियस एंड पोजेसेस कॉग्निटिव फंक्शन बट इज अनेबल टू मूव, ठीक है। अब पेशेंट जो है वो क्या होगा, कॉन्शियस तो होगा, लेकिन क्या होगा, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, ठीक है, वो कर पाएगा, वो पेशेंट कॉन्शियस भी होगा लेकिन अनेबल टू मूव, लेकिन मूव नहीं कर पाएगा, जैसे स्टीवन हॉकिंस था, आपको पता ही होगा, स्टीवन हॉकिंस जो है उनको भी यही कंडीशन थी, लॉक्ड इन सिंड्रोम, मतलब कि वो कॉन्शियस थे लेकिन अपनी पूरी बॉडी को वो मूव नहीं कर पाते थे, सिर्फ अपनी आइज़ की मूवमेंट ही कर पाते थे।
प्रोग्नोसिस फॉर दिस कंडीशन इज़ पुअर। प्रोग्नोसिस जो है इसमें बहुत ही कम है, मतलब पुअर है, ठीक है। आगे आती है हमारे पास इम्पेयरमेंट्स। इम्पेयरमेंट जो है कहाँ कहाँ से हो सकती है, जैसे ये अगर फ्रंटल, मतलब ये अलग अलग, अगर फ्रंटल लोब पे इफेक्ट कर रहा है, फ्रंटल लोब पे अगर इंजरी हो रही है तो वो अलग उसके सिम्टम आएंगे, टेम्पोरल पे अलग आएंगे, पैराइटल पे अलग आएंगे और हमारे ऑक्सीपुट पे अलग आएंगे, ठीक है। तो वैसे ही हमारे जो इम्पेयरमेंट्स है जो हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं, अगर न्यूरोमस्कुलर, तो उसमें क्या होगा, हमारे एबनॉर्मल टोन होगी, सेंसरी इम्पेयरमेंट्स होगी, मोटर और सेंसरी मैंने बोला इम्पेयरमेंट्स होगी, ठीक है। इम्पेयर्ड बैलेंस होगा और पैरालिसिस होगा, पैरेस्थीसिया होगा पेशेंट को। और कोग्निटिव, अगर कोग्निटिव अल्टर्ड हो रही है तो उसमें मेमोरी लॉस हो सकती है, अल्टर्ड ओरिएंटेशन, अल्टर्ड और इसमें क्या हो सकता है, हमारा अटेंशनल डिफिक्ट्स हो सकते हैं, इम्पेयरमेंट इनसाइट एंड सेफ्टी अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत आएगी, रीजनिंग इम्पेयरमेंट होगी पेशेंट को, इम्पेयरमेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, विजुअल में भी इसको इफेक्ट आएगा। आगे आता है बिहेवियर, जैसे इम्पल्सिवनेस होगी, फिजिकल और वर्बल जो है उसको इफेक्ट होंगे, अपैथी होगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, सेक्सुअल इम्पेयरमेंट होगा, कम्युनिकेशन में भी उसको इफेक्ट हो सकता है, जैसे रेपिटेटिव एफेजिया हो सकता है, उसको एक्सप्रेसिव एफेजिया हो सकता है, डिसआर्थरिया हो सकता है, और ऑडिटरी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इम्पेयरमेंट्स होती है इन रिटन लैंग्वेज में, ठीक है, एक्सप्रेशंस में इम्पेयरमेंट हो सकता है, और उसको क्या हो सकता है, डिस्पेजिया भी हो सकता है। हमने ये बात की, हमने क्या क्या बात की आज, हमने बात की ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या होता है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन की बात की, साथ में हमने इसमें इसके जो क्लासिफिकेशन थी उसमें सब पढ़े हमने, ओपन टाइप, क्लोज टाइप, उसके बाद हमने पढ़ा लॉक्ड इन सिंड्रोम वगैरह पढ़ा, फिर इम्पेयरमेंट्स पढ़े, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट जो नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं, जैसे न्यूरोमस्कुलर हो गया, कॉग्निटिव हमारा, और बिहेवियर और कम्युनिकेशन, ये था हमारा आज का। थैंक यू।